क्या चेरनोबिल डिजास्टर इतना खतरनाक था कि उसके रेडिएशन पे आने से वहाँ के जंगल की सारी पत्तियाँ लाल हो गई हैं, जिसे रेड फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। उससे बहुत सारी बीमारियाँ फैली। आइए इस हाईलाइट को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हुआ क्या था और हमारे पास कंटेंट क्या क्या है। इस वीडियो में हम बात करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अभी। लापरवाही के जो अंजाम होते हैं कितने भयानक और दर्दनाक होते हैं। ये न केवल इंसानों की दर्दनाक मौतों का कारण बन जाए, बल्कि आगे आने वाली हमारी जनरेशन या पीढ़ियों के लिए खौफनाक सदमा बन जाए। ऐसी ही घटना उत्तरी यूक्रेन के बेस चेरनोबिल में हुई थी। जरा रुकिए, आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, क्योंकि ज़्यादा हाईलाइट तो जब अमेरिका ने नागासाकी और जापान के एक शहर हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था तब था। आइए थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं हिरोशिमा और नागासाकी के एटॉमिक अटैक की। तो बात आती है 6 अगस्त 1945, जब सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान एक अमेरिकी B-29 बॉम्बर ने जापानी शहर हिरोशिमा पर दुनिया का पहला तैनात परमाणु बम गिराया, जिसके परिणाम कुछ इस तरह दिखे। अनुमानित तौर पर 80,000 लोग तुरंत मारे गए। बाद में रेडिएशन के कांटेक्ट में आने से हज़ारों लोगों की मौतें हुई। एग्जैक्ट 3 दिन बाद एक दूसरे B-29 ने नागासाकी पर एक और एटॉमिक बम गिराया। उस दौर में कुछ गिने चुने ही कंट्री ने अपना एटॉमिक बम बना लिया था। उस वक्त अमेरिका डेवलप कंट्री बन चुका था, जिसका उसने पूरी तरह फ़ायदा उठाया। जब 9 अगस्त को एटॉमिक अटैक नागासाकी पर हुआ, तब अनुमानित तौर पर 40,000 लोग मारे गए। उस वक्त अमेरिका ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। 15 अगस्त को जापान के सम्राट हिरोहितो ने आत्मसमर्पण कर दिया। आइए अब आते हैं चेरनोबिल डिजास्टर पर। आखिर कहाँ पर है चेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट? आखिर क्यों ये हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए बम से शक्तिशाली विस्फोट होता है? क्या ये एटॉमिक अटैक था या फिर कोई साजिश थी या कोई हादसा? आइए समझते हैं डिटेल में। जो चेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट है, उसमें 26 अप्रैल 1986 को ठीक 1:24 पर जोरदार ब्लास्ट होता है। अब आइए ये जानने से पहले जान लेते हैं कि आखिर चेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट है कहाँ। चेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट यूक्रेन की राजधानी कीव से करीब 130 किलोमीटर दूर उत्तर में प्रिपेट शहर में स्थित था। ये जो जगह थी वह बेलारूस की सीमा से करीब 20 किलोमीटर दक्षिण में है। इस न्यूक्लियर पावर प्लांट में 4 रिएक्टर बने हुए थे। यूनिट 1 का निर्माण 1970 में, यूनिट 2 का निर्माण 1977 में हुआ था और 1983 में तीसरे और चौथे नंबर यूनिट का काम पूरा हुआ था। जब यह हादसा हुआ तब तो केवल 2 रिएक्टर एक्टिव थे और इन रिएक्टर को ठंडा करने के लिए पास से बह रही प्रिपेट नदी के किनारे पर एक आर्टिफिशियल लेक का निर्माण किया गया था। अब ये सवाल आता है कि आखिर कैसे झील के पानी को रिएक्टर तक लाया जाता होगा। तो पानी को पाइप के सहारे रिएक्टर तक लाया जाता था, बाद में उन्हें इस्तेमाल कर लेक में वापस भेज दिया जाता था। अब आइए बात करते हैं हादसे वाली रात को, यानी 26 अप्रैल को प्लांट में एक टेस्ट किया जाना था। क्या था ये टेस्ट? एक जल वैज्ञानिक यह जांच करना चाहते थे कि क्या अगर बिजली सप्लाई बंद होने की स्थिति में क्या रिएक्टर के बाकी उपकरण काम करते हैं या नहीं। साथ ही साथ वो ये भी पता लगाना चाहते थे कि इस स्थिति में न्यूक्लियर टरबाइन कितनी देर तक घूमते रहेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं एनर्जी प्रोड्यूस कैसे होती है। अगर बात करें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी की, तो जो पानी होता है जब ऊपर से नीचे आता है तो पहियों को अपने हाई प्रेशर की वजह से घुमा देता है, जिससे एनर्जी जनरेट होती है। वही पवनचक्की की बात करें तो हवा टरबाइन को घुमा देती है, एनर्जी वहाँ से आती है। वही थर्मल पावर प्लांट में जहाँ का मेन सोर्स कोयला होता है, कोयले से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। उसके जलने से जो स्टीम बनती है वहाँ से एनर्जी जनरेट होती है। बाद में स्टीम जाकर तेज़ी से फ्लो के साथ पहियों को घुमाती है। आइए अब समझते हैं कि कैसे चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट नंबर 4 में विस्फोट हुआ। ऐसा माना जाता है विकिपीडिया की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, रिएक्टर डिजाइन में कुछ कमियों के चलते यह दुर्घटना हुई। वही न्यूक्लियर प्लांट एनर्जी कैसे मिलती है? तो पानी को हीट करके स्टीम प्रोड्यूस होती है। पानी भी हीट प्लांट में न्यूक्लियर रिएक्शन के कारण होता है। और एक बात और, जो पानी होता है वो कूलेंट का भी काम करता है, जिससे प्लांट में लगे सारे पुर्जे ओवरहीट की वजह से मेल्ट ना हो। पानी की लगातार सप्लाई होती रहनी चाहिए, उसके लिए वाटर पंप लगे होते हैं। अब बात करते हैं अगर इलेक्ट्रिक कट जाए तब कैसे
इन्वर्टर की सप्लाई हो। रुकिए, चेनोवेल में इसका भी सॉल्यूशन निकाला गया था। लाइट कट की कंडीशन में यहाँ बैकअप डीजल इंजन रखे होते थे जो लगातार प्लांट को इलेक्ट्रिक प्रोवाइड करवाते थे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि 1 से 2 मिनट का टाइम लगता था। जो ये 102 मिनट का टाइम लगता था, इसी गैप को फिल करने के लिए कुछ और उपाय खोजे जा रहे थे। वहाँ के वैज्ञानिकों ने खोजा। वहाँ के कुछ लोगों ने कहा था कि ये जो 1 से 2 मिनट के लिए बिजली चाहिए, ये न्यूक्लियर रिएक्टर से मिलेगी। ये जो टरबाइन होंगे, रिएक्टर के बंद होने के बाद भी कुछ स्टीम प्रोड्यूस करेंगे, जिससे ये घूमेंगे और एनर्जी प्रोड्यूस होगी। जो ये मैंने बताया, इन्हीं पे तो टेस्ट होना था 26 जुलाई 1986 को। क्या अगर बिजली चली जाती है तो क्या टरबाइन इतना एनर्जी प्रोड्यूस कर पाएगा कि वाटर पंप को चलाया जा सके? बात यह है कि रिएक्टर नंबर 4 पर कभी इसका टेस्ट सक्सेसफुल नहीं हो पाया। एक दिन पहले ये टेस्ट होने वाला था, यानी कि 25 जुलाई, जो कि उस दिन जो वर्कर थे उन्होंने नींद नहीं ली थी। जाता है, जिसे न्यूक्लियर चेन रिएक्शन कहते हैं। इसे रोकना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये न्यूट्रॉन ऐसा ही टकराते रहें तो खतरा हो सकता है। इसको रोकने के लिए कंट्रोल रॉड्स का यूज़ किया जाता है। अब आइए जानते हैं कंट्रोल रॉड्स क्या होती हैं। रिएक्शन को स्लो करने के लिए कंट्रोल रॉड यूज़ की जाती हैं। इस सिचुएशन में कंट्रोल रॉड बोरान कार्बाइड की बनी होती है। सबसे बड़ी बोरान की खास बात यह है कि ये ऐसा एलिमेंट है जो न्यूट्रॉन को बड़ी आसानी से ऑब्जॉर्ब कर लेता है। अब जो न्यूक्लियर फिजन में जो न्यूट्रॉन रिलीज़ हो रहे हैं, जब कंट्रोल रॉड इसे ऑब्जॉर्ब कर लेगा तो अदर एटम से टकरा नहीं सकेंगे और रिएक्शन की स्पीड स्लो हो जाएगी। अब जो न्यूक्लियर रिएक्टर के जो फ्यूल रॉड्स हैं, जहाँ घुसाए जाते हैं, वहाँ कंट्रोल रॉड्स को भी घुसाया जाता है। कंट्रोल रॉड जितना अंदर इंसर्ट करते हैं, रिएक्शन स्लो डाउन हो जाता है। अब बात करते हैं मॉडरेटर की। जो मॉडरेटर होते हैं ग्रेफाइट के ब्लॉक होते हैं। इसका मेन वर्क होता है न्यूक्लियर रिएक्शन को स्पीड अप करना। जो ग्रेफाइट होता है न्यूट्रॉन की एनर्जी को स्लो कर देता है, जिससे चांस बन जाता है कि न्यूट्रॉन और यूरेनियम एटम से टकराते हैं और रिएक्शन तेज हो जाएगा। अब आइए जीनॉन 135 की बात करें तो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन में बनता था। इसकी भी प्रॉपर्टी थी कि बोरान की तरह ये भी न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता था। आमतौर पर जो ये जीनॉन प्रोड्यूस होता है ये बर्न कर जाता है, बट यहाँ पर कंट्रोल रॉड ज़्यादा पुश या इंसर्ट करने की वजह से बहुत लो था, इसलिए ये बर्न नहीं कर पाया। अब जो स्विफ्ट सुपरवाइजर थे वो ऑर्डर देते हैं कंट्रोल रॉड बाहर निकालो। बाहर निकालने पर भी सिर्फ 200 मेगावाट पहुँचा जो एनर्जी थी। इसका पर्पस था कि जब तक 700 मेगावाट तक न पहुँच जाए।
ये अपना टेस्ट नहीं कर पाते। उन्होंने ऑर्डर दिया। आमतौर पर कंट्रोल आर्ट 211 होती है, उसमें से सब निकाल दी गई 8 को छोड़कर, जबकि प्रोटोकॉल्स ये कहते हैं कि कम से कम 15 रॉड उसमें इंसर्ट होनी चाहिए। यहाँ पर वायोलेशन हुआ था। क्या हम इसमें दोष एंटोली का था जो प्रोटोकॉल का उल्लंघन किए? क्या इस घटना का जिम्मेदार उन्हें ठहराना सही होगा? रिएक्शन बहुत तेज हो गया। पानी कूलेंट की तरह नहीं काम कर रहा था, वाटर वेपर बन गया। जिनॉन भी जल गया, स्ट्रक्चर भी हिलने लगा, पूरी बिल्डिंग में शॉक वेव जैसे फैल गई। वर्कर ने इमरजेंसी स्टॉप का बटन दबाया। इसका मतलब ये था कि कंट्रोल रॉड वापस से रिएक्टर के अंदर घुसाई जाती है। 1:23 पर जैसे ही कंट्रोल रॉड अंदर गई, जोरदार धमाका हुआ। पहला 3 से 4 इसलिए क्योंकि जो रॉड थी वो बोरान और उसकी टिप जो थी ग्रेफाइट की बनी हुई थी। रिएक्शन पहले से ही तेज़ था, क्योंकि जो ग्रेफाइट होता है रिएक्शन को तेज़ करता है, जिससे धमाका हो गया। दूसरा 6 से 8 सेकेंड बाद हुआ। जो कोर की ढक्कन थे 1000 टन के, वो उड़ गया। बताया जा रहा था कि ग्रेफाइट के जलने की वजह से हुआ था। सारा रेडिएशन एटमॉस्फेयर में फैल गया, जो काफ़ी खतरनाक था। हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम से कई गुना ज़्यादा था। आज चेरनोबिल को रेस्ट्रिकेटेड जोन में रखा गया है, यहाँ तक कि वहाँ खेती भी नहीं की जा सकती। धमाके के बाद वहाँ फायर वैन को बुलाया जाता है। उन लोगों को समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ हुआ क्या है। आग को बुझाने में करीब 10 दिन का समय लग जाता है। हेलीकॉप्टर से सैंड, क्ले और लेड गिराए जाते हैं। ये चूँकि ग्रेफाइट की आग लगी थी जो रेडिएशन फैला रही थी। ये जो सैंड, क्ले, लेड जैसे एलिमेंट होते हैं वो रेडिएशन से लगी आग को बुझा सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि आग लगने के बाद क्या हुआ। चेरनोबिल पावर प्लांट में सोवियत डिजाइन के 4 RBM के 1000 न्यूक्लियर रिएक्टर लगे हुए थे, जिसे इंटरनेशनल लेवल पर गलत पाया गया। RBM के मतलब होता है रिएक्टर प्रेशर ट्यूब डिजाइन। जो RBM के थे रिएक्टर प्रेशर ट्यूब डिजाइन के थे। इसमें यूरेनियम 235 डाइऑक्साइड को पानी में गर्म करने के लिए ईंधन की तरह यूज किया जाता था, जिससे भाप निकलती थी। इससे रिएक्टर की टरबाइन चलती थी, जिससे बिजली पैदा होती थी। बहुत सारे एटॉमिक प्लांट में पानी का यूज कूलेंट की तरह किया जाता है, ताकि रिएक्टिविटी को कंट्रोल किया जा सके, ज़्यादा हीट और भाप को कम किया जा सके। लेकिन RBM के 1000 को रिएक्टिविटी को कम करने के लिए ग्रेफाइट का यूज़ किया जाता था। लेकिन न्यूक्लियर कोर जैसे ही गर्म होता है, उसके भाप के बुलबुले बनने लगते हैं, जिससे कोर ज़्यादा रिएक्टिव होने लगता है। 25 अप्रैल को रात 1:23 पर रिएक्टर 4 फट गया, जिससे चारों तरफ रेडियो एक्टिव मटेरियल और जो प्लांट के पुर्जे थे दूर दूर जा गिरे। जहरीली गैसें तथा धूल रिलीज होने लगी और हवा के साथ चारों तरफ फैल गई। इस विस्फोट में 2 वर्कर की तो तुरंत मौत हो गई, और जैसे जैसा समय बीतता गया 28 की और मौत हुई, क्योंकि वो रेडिएशन के चपेट में आ गए। शुरुआती में जो आग थी सुबह 5 बजे तक लगभग बुझ चुकी थी, लेकिन ग्रेफाइट की आग 10 दिनों तक चलती रही। इससे बुझाने में लगभग 250 फाइटर लगे रहे। ब्लास्ट हुए रिएक्टर से आयोडीन 131, सीजियम 134, सेसियम 137 का रेडिएशन निकल रहा था। आयोडीन 131 का रेडिएशन 8 दिनों में ख़त्म हो गया था, लेकिन आयोडीन 131 की वजह से लोगों के गले में थायराइड ग्लैंड्स में दिक्कत हो गई। सीजियम के आइसोटोप का हाफ लाइफ 30 साल का होता है, जो आज तक रेडिएशन उस इलाके में रिलीज हो रहा है। 27 अप्रैल तक प्रिपेट शहर को खाली करा दिया गया। घटना के 36 घंटे बाद तक लोगों को उल्टियाँ हो रही थी, जिससे रेडिएशन की अधिकता के कारण सिर दर्द भी हो रहा था। 14 मई तक प्रशासनिक अधिकारियों ने 30 किलोमीटर तक का इलाका खाली करा दिया। इस समय 1,16,000 लोगों को सेफ स्थानों पर भेजा गया। फिर अगले कुछ सालों में 2,20,000 लोगों को कम रेडिएशन वाले इलाकों में भेज दिया गया। इसमें से तो कुछ कर्मचारी लोगों को बचाने के चक्कर में रेडिएशन के शिकार हो गए। रेडिएशन के चलते भारी हवा बेलारूस की तरफ मुड़ गई और सोवियत गवर्नमेंट ने हादसा की खबर दुनिया को बहुत बाद में दी। इसके चलते रेडिएशन 3 दिनों में स्वीडन तक पहुंच गया। तब जाकर सोवियत संघ ने सोवियत राष्ट्र के दबाव में आकर इस सूचना दुनिया को दी। अब आता है साल 1991 का।
जो काफ़ी दर्दनाक साबित होता है, क्योंकि 1991 से 2015 के बीच थायराइड कैंसर के 20,000 मामले दर्ज किए जाते हैं। रेडिएशन ने धीरे धीरे लोगों को अपने चपेट में ले लिया। अधिकतर लोग 18 से कम के थे। इन्वायरमेंट पर भी बहुत बड़ा असर देखने को मिला। टेक्सास टेक यूनिवर्सिटी के नेशनल साइंस रिसर्च लेबोरेटरी के अनुसार चेरनोबिल परमाणु प्लांट हादसे के बाद आसपास के जंगलों में मौजूद पेड़ पौधे रेडिएशन की वजह से मर गए। इलाका बाद में रेड फॉरेस्ट कहलाने लगा, क्योंकि रेडिएशन से पेड़ों का रंग लाल हो गया। अब यहाँ तक बात आती है कि रेडिएशन को कैसे कम किया जाए, क्योंकि जब ये प्लांट बना था तब कोई ऐसी चीज़ नहीं बनाई गई जिससे ब्लास्ट होने के बाद रेडिएशन को रोका जा सके। रेडिएशन को रोकने के लिए कंक्रीट से सील बंद कर दिया गया। कंक्रीट का ये स्ट्रक्चर साल 2006 में बनना शुरू हुआ, जो साल 2017 में जाकर पूरा हुआ। ये करीब 853 फीट चौड़ा, 531 फीट लंबा और 356 फीट ऊंचा है। इस कंक्रीट के ढांचे ने रिएक्टर 4 को पूरी तरह से पैक कर दिया है। ये कम से कम 100 सालों तक इसे सेफ रख पाएगा। लेकिन चेरनोबिल पावर प्लांट का रिएक्टर नंबर 3 साल 2000 तक यूक्रेन को बिजली सप्लाई करता रहा है। रिएक्टर 2 और 1 91 और 1996 में बंद हो गए थे। साल 2028 तक इस प्लांट को बंद कर दिया जाएगा। तो इतनी भयानक थी घटना, जिससे आज भी वहाँ के 5 किलोमीटर के दायरे रेस्ट्रिक्टेड जोन बना दिया गया है। वहाँ कोई लोगों को जाने की अनुमति नहीं है, नहीं वहाँ पर खेती होती है, क्योंकि वहाँ रेडिएशन बहुत ज़्यादा है। वीडियो अच्छी लगती है तो हमें सपोर्ट